Hello, my dear students. How are you? Well, students, today we are going to continue with the same chapter of General Science, class 7th, chapter number 1, The Living World, Adaptations and Classifications. Students, as you all know, we had already uploaded 6 parts of this chapter on the playlist of our channel, Champions Learning. If you have not watched those videos, then go and you can get it in the playlist of the channel Champions Learning. So champs, are you ready for the topic? Let's start. Our next topic is adaptation for blending with the surroundings. Students, see, we have already learned about adaptations in plants, adaptation in animals, and also various places of adaptations. Like we have seen how animals they adapt in grassland and forests, and how they adapt in snowy regions. Also, we have seen for plants how they adapt in aquatic and in snowy regions, in desert. In the same way, we had also seen animals adapting in desert regions, animals in reptiles, and also the aerial life of the animals, the adaptations in the aerial life. Students, as you know, adaptation for food in animals and adaptation of ingestion of food in plants. We had also seen these two. Now we are going to proceed forward with the adaptation for blending with the surroundings. Before that, you have been given a table and you have to solve it. So let's solve. See students, I had already marked the answers for you. तो इसमें आपको आपकी टेक्स्ट बुक में सिर्फ आपको एक चार्ट देकर रखा है, उस पर आपको आंसर्स नहीं लिए है. अब इस चार्ट में मैंने आपको आंसर्स के साथ यहाँ पर दिया है. सी, पहले वाले ब्लॉक में लिखा है अडेप्टेशन, सेकंड ब्लॉक में लिखा है एनिमल्स, एंड थर्ड ब्लॉक में लिखा है यूज ऑफ अडेप्टेशन. तो अडेप्टेशन में आपको कुछ पॉइंट्स देकर रखे हैं, उन्हीं के बेसिस में आपको बाकी के जो 2 कॉलम्स हैं उनको फिल करना है. फर्स्ट जो रो है, यानी जो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट है वो है शार्प टीथ. शार्प टीथ जिसके भी शार्प और पॉइंटेड टीथ होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है चैप्टर एक्सप्लेन करते समय. लायन और टाइगर. यूज ऑफ अडेप्टेशन, विच टाइप ऑफ अडेप्टेशन दे यूज. अच्छा, उनका जो भी अडेप्टेशन है, मतलब उनका अडेप्टेशन क्या है, शार्प टीथ, तो उसका इस्तेमाल क्या होता है. सी, मैंने कम से कम आपको ये 3 से 4 बार बता चुकी होंगी, फिर से बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से रिमेंबर रहे कि जो भी कैनाइन टीथ यानी पॉइंटेड टीथ जो होते हैं वो फ्लैश को टीयर करने के लिए होते हैं. ठीक है, तो पहले वाला रो आपको ऑलरेडी दे रखा है. अब आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ करना है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ करना है. ठीक है. लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक, बीक माने चोंच, किसकी लॉन्ग और नोकीली चोंच होती है, वो होते हैं किंग फिशर, crane and woodpecker. Woodpecker, kingfisher and crane, these two. Okay, and then you have the use of adaptation is to catch the fishes. Okay, तो जो उनकी जो लॉन्ग पॉइंटेड बीक होती है वो किस लिए इस्तेमाल में आती है, फिशेस को कैच करने के लिए. करेक्ट. शॉर्ट बीक स्पैरो, टू ईट ग्रेन्स एंड टू फीड. जो जिंदी चिड़ियों की एक चिड़िया रहती है स्पैरो, उसको हम लोग हिंदी में गौरैया बोलते हैं. तो वो जो स्पैरो होती है उसकी बीक कैसी रहती है, शॉर्ट रहती है. क्यों शॉर्ट रहती है, उसका इस्तेमाल क्या होता है. शॉर्ट बीक रहने की वजह से वो ग्रेन्स जो रहते हैं वो आसानी से खा सकती है और तो और अपने बेबीज को फीड भी कर सकती है. तो यूज ऑफ अडेप्टेशन इज टू ईट ग्रेन्स एंड टू फीड. लॉन्ग एंड स्टिकी टंग, फ्रॉग एंड लिजर्ड. फ्रॉग माने मेढक, लिजर्ड माने छिपकली. दोनों की ही टंग कैसी रहती है, लॉन्ग रहती है और स्टिकी रहती है. आपको पता है उनकी जो टंग रहती है वो रोल्ड रहती है. उनकी टंग जो रहती है वो रोल्ड रहती है और वो अपने माउथ के अंदर छुपा कर रखते हैं, और जैसे ही कोई कीड़ा दिखता है तो वो तुरंत उसको बाहर की तरफ थ्रो करते हैं. दे थ्रो इट आउटसाइड एंड दे जस्ट कैच द प्रे, गेट इनसाइड इट, एंड फॉर अ सेकेंड, कुछ सेकेंड के लिए वो अपने अंदर रखते हैं तक जब तक वो मर नहीं जाता, और फिर उसके बाद वो उसको इनटेक कर लेते हैं. सी स्टूडेंट्स, तो जो इनका अडेप्टेशन है लॉन्ग एंड स्टिकी टंग, उसका यूज क्या हुआ, टू कैच देयर प्रे, अपने शिकार को कैच करने के लिए. लॉन्ग नेक, लंबी गर्दन जिराफ की होती है. किसकी होती है, जिराफ की होती है. किस लिए, टू रीच द फूड एट हाइट. कई बार ऊंचाइयों में
जिराफ रहते हैं उनकी नेक बहुत लंबी रहती है, क्योंकि वो जो लंबे लंबे पेड़ हैं उन तक छोटे एनिमल्स नहीं पहुंच पाते, लेकिन जिराफ पहुंच जाता है। तो उसकी पत्तियां जो रहती है वो जिराफ खाता है, क्योंकि जिराफ कार्निवोरस नहीं होता, जिराफ हर्बीवोर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू रीड द पैराग्राफ अडेप्टेशन फॉर ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब मैंने उसको इरेज कर दी हूँ आंसर्स। आपने आंसर्स ऑलरेडी देख लिए, ठीक है। अब आप अपनी टेक्स्ट बुक में उन्हें नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अभी आप सिर्फ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अडेप्टेशन फॉर ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग्स। सी स्टूडेंट्स, ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिक्सिंग। यस, या शॉर्ट इशू हैज हैपेंड, नो मैटर्स, क्या कंटिन्यू। ब्लेंडिंग मीन्स मिक्सिंग। मिक्सिंग का मतलब यहाँ पर कोई स्टर नहीं करेगा। एक्चुअली ब्लेंडिंग का मतलब होता है जब हम कोई एनवायरनमेंट में जाते हैं उसके हिसाब से हम अपने आप को जब एडजस्ट करते हैं तब वो कहलाता है ब्लेंडिंग। अब अगर जैसे और अच्छे से अगर समझाऊं तो जैसे क्लास में अगर कोई नया बच्चा आता है फर्स्ट डे, तो वो थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा शाय रहता है, शर्माता है और हिचकता है, हेजिटेट करता है, राइट। लेकिन धीरे धीरे वो क्लास के बच्चों के साथ ब्लेंड होने लगता है। इसका मतलब वो घुलने मिलने लगता है। किसी चीज़ में जब हम घुल मिल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लेंडिंग ऑफ अ थिंग इनटू अ मैटर और एनीथिंग एल्स। उसी तरह जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट में ब्लेंड होते हैं तब उसे ब्लेंडिंग कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं उसके पैराग्राफ में क्या लिखा है। We cannot easily spot colorful butterflies, lizards, and grasshoppers. They get camouflaged amongst grasses, parts of plants like stem, leaves, flowers, etc. That is because of their colors blend with those of the surroundings. Students see, हम रोज तो रोज मतलब ऑफनली मतलब रेयरली, ज़्यादातर हम कैसे बहुत ऐसा होता है कम कि हम लोग बटरफ्लाइज को देखते हैं अपने घरों में, है ना। और लिजर्ड्स तो वैसे दिखते रहते हैं हमको, लेकिन गिरगिट वाली जो गार्डन लिजर्ड होती है वो बहुत कम देखने को मिलती है। ग्रास हॉपर्स भी आजकल कम दिखाई देते हैं। वैसे हमने तो बहुत देखे क्योंकि हमारा ज़्यादातर टाइम वहीं पर जाता था। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें रहती है वो हमको अब कम दिखती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो इस दुनिया में है ही नहीं। एक्चुअली वो प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जैसे बटरफ्लाई का एग्जांपल ले लें, बटरफ्लाई के कलर्स कैसे रहते हैं। जैसे अगर कोई रेड कलर की बटरफ्लाई है और वो रेड कलर के रोज़ की फ्लावर के ऊपर बैठ जाए तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमको समझ में नहीं आता कि ये फ्लावर है कि बर्ड है, राइट, सॉरी बटरफ्लाई है, राइट। तो ऐसे कलर्स वो कैमोफ्लेज्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कैमोफ्लेज्ड अमिड्स ग्रासेस, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एट्सेट्रा। अब आप पूछेंगे कैमोफ्लेज मतलब क्या होता है। सी स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको आर्मी का एग्जांपल दिया था, जब हम कुछ ऐसा आउटफिट या कुछ अपना ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं जिससे कि वो नेचर से, एनवायरनमेंट से थोड़ा फ्रेंडली रहे, मतलब मैच करे, तो वो कहता है कैमोफ्लेज करना। ठीक है, अब जैसे कि बटरफ्लाई के जो आउटफिट होते हैं कैसे, मतलब आउटलुक कैसा रहता है एकदम, जैसे कई बार उसका एकदम सैंडी कलर रहेगा, तो अगर सैंड में बैठ जाएगी तो नहीं समझ में आएगा कि वो सैंड है कि बटरफ्लाई है कि क्या है ना। तो यही चीज़ होती है कैमोफ्लेजिंग। दैट इज बिकॉज ऑफ देयर कलर्स ब्लेंड विद दोज ऑफ देयर सराउंडिंग्स। और इसलिए हमको नहीं दिखते हैं क्योंकि उसके जो कलर्स होते हैं वो सराउंडिंग से बहुत मैच होते हैं। चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द वेरियस ऑर्गन्स and life processes of organisms that enable them to live, feed, reproduce, to perpetuate themselves and protect themselves from their enemies in specific surroundings depending upon the habitat and its geographical conditions are called adaptations. इस चैप्टर के स्टार्टिंग में भी आपको अडेप्टेशन की एक डेफिनेशन देखने को मिलेगी और इस चैप्टर के लास्ट में भी आपको देखने को मिल रही है। एक्चुअली दोनों ही उसकी डेफिनेशंस हैं। अब वो आपके ऊपर है आपको कौन सी लिखनी है। ठीक है, तो आप इसको हाईलाइट कर लीजिए क्योंकि बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द वेरियस ऑर्गन्स एंड लाइफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट एनेबल देम टू लिव, फीड, रिप्रोड्यूस, टू परस्यूएट देमसेल्व्स, मतलब अपना एग्जिस्टेंस जारी रखना, मतलब कि
रिप्रोड्यूसिंग मतलब अपने आने वाली किसी को भी पीढ़ी को जैसे जन्म देते हैं, तो वो दैट इज कॉल्ड रिप्रोड्यूस। लाइक सी, अगर डायनासोर की ही स्पीशीज है, तो डायनासोर अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो उसका एग्जिस्टेंस कैसा रहेगा? वैसे अब डायनासोर का एग्जिस्टेंस मतलब वो मौजूद नहीं है अब इस दुनिया में, तो क्या उसका कुछ भी नहीं बचा? नहीं बचा है। लिजर्ड्स उसी की तो स्पीशीज है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं डायनासोर्स और लिजर्ड्स का कनेक्शन है। अपना एग्जिस्टेंस, अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने नाम को अपनी पहचान को जिंदा रखने के लिए जो वो रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने आप को बढ़ाने के लिए आगे, है ना, वंश बढ़ाने के लिए, जैसे हम कहते हैं, राइट? तो दैट इज कॉल्ड परस्यूएटिंग देमसेल्व्स। चेंजेस, जो भी चेंजेस होती हैं हमारी ऑर्गन्स में, हमारी बॉडी में, और वो क्यों ज़रूरी होती है? क्योंकि अगर वो सब चेंजेस नहीं होंगी तो हम खाएंगे क्या, हम जिएंगे कैसे, है ना? एंड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज इन स्पेसिफिक सराउंडिंग्स। और ये सारी चेंजेस जो होती हैं, जैसे देखो, अपने एनिमीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, अब जैसे हमने हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स का एग्जांपल देखा था, तो हर्बीवोर्स जो रहते थे उनके पास लॉन्ग और थिन लेग्स होते थे तेज दौड़ने के लिए। उनकी जो आंखें थी वो साइड बाय साइड बनी रहती है कि अपने शिकारी को अगर कोई पास आ रहा है तो देख लें। और उनके जो जॉज रहते थे वो किस तरह रहते थे? हार्ड रहते थे, स्ट्रांग रहते थे, ताकि वो अपना जो भी फूड स्टफ रहता है उसको च्यू कर सके। वहीं अगर कार्निवोर्स की बात की जाए, जैसे कि लॉयन और टाइगर, तो उनकी कैसी आंखें थी? उनकी हेड के ऊपर आंखें रहती थी ताकि वो अपने प्रे यानी अपने शिकार को दूर से देख सके। और तो और उनकी जो टीथ रहती थी वो कैसी रहती थी? कैनाइन टीथ, यानी पॉइंटेड, शार्प पॉइंटेड टीथ आर कॉल्ड कैनाइन टीथ। ओके। और उनके पास उनके पॉज जो रहते थे, उनके नेल्स टीयरिंग के लिए इस्तेमाल होते थे। तो स्टूडेंट्स, ये सारे जो चेंजेस हो रहे हैं ये किस लिए हो रहे हैं? खुद को जिंदा रखते हैं वो लोग इस तरह। क्यों? अगर उनके पास ये सब अडेप्टेशंस नहीं रहेंगे तो वो खाएंगे कैसे? और खुद को और दूसरों को फीड करने के लिए, अब जैसे हमने बर्ड का एग्जांपल देखा है ना, बर्ड अपने से यंगर बर्ड्स को फीड करती है अपनी शॉर्ट बीक के कारण। तो हुआ ना वो एक मतलब फीड करने के लिए जो उसका अडेप्टेशन है वो काम आया। और अपना रिप्रोड्यूस करना, अपने आप को जिंदा रखने के लिए रिप्रोड्यूशन जरूरी है, रिप्रोडक्शन। और जो एनिमीज रहती हैं उनसे बचने के लिए भी, तो उनकी जो भी हैबिटेट यानी जिस जगह पर वो रहते हैं, जैसा उनका एनवायरनमेंट है, अपने आप को उस तरह वो ढालते हैं, उस तरह एडजस्ट करते हैं। दैट इज कॉल्ड अडेप्टेशंस। सो आई होप सो यहाँ पर मैंने अडेप्टेशन तो क्लियर कर दिया। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ऑलवेज रिमेंबर, अडेप्टेशन इज नॉट अ सडन प्रोसेस स्टूडेंट्स। अडेप्टेशन कोई ऐसे तुरंत होने वाला काम नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। सी, अडेप्टेशन ग्रेजुअल प्रोसेस है। ग्रेजुअल मतलब स्लोली। अब आप अगर छोटे हैं तो आपको कोई एकदम से ऐसे पकड़ के लंबा तो नहीं करेगा ना? यस। तो वो एक ग्रेजुअल और कंटिन्यूस, ऐसा भी नहीं है कि कोई आपको रोक सके बढ़ने से, नहीं। अगर वो होगा तो आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ डिसऑर्डर है इसीलिए, बाकी आपको कोई रोक नहीं सकता उस सब चेंजेस से। Differences in the structure and appearance of present day animals and animals of thousands of years ago. जो भी डिफरेंस रहते हैं आज के एनिमल्स के स्ट्रक्चर में और कुछ बहुत सालों पहले वाले एनिमल्स में, that occurred according to prevailing conditions. और ये सब जैसे उनकी कंडीशंस उन्होंने फेस करी उस हिसाब से चेंज हुआ। अब आप बताओ कि जो आज की जो आपको हाउस लिजर्ड दिखती है, जो आपकी वॉल्स पे रहती है, और जो डायनासोर्स रहते थे, एक्चुअली डायनासोर्स की कई स्पीशीज रहती थी। अब जैसे बियर में कुछ जंगल बियर्स रहते हैं, तो कुछ पोलर बियर्स रहते हैं, कुछ वाइल्ड बियर्स रहते हैं, तो कुछ हर्बीवोर्स भी रहते हैं। इस तरह के बियर्स अगर रहते हैं तो मतलब इसका यही हुआ कि उस पर कई स्पीशीज हैं। अब डायनासोर्स की इतनी सारी स्पीशीज होने के कारण कोई एक स्पीशी ले लो और उसी के हम देखते हैं, तो जो लिजर्ड है वो उसी के चेंजेस होते आए, तब वो उसका साइज इतना छोटा हो गया। यस, रियली जो आज की जो लिजर्ड्स होती हैं वो कई साल पहले डायनासोर्स उनके पूर्वज थे, ठीक है। जैसे आज हम पहले मतलब हम ह्यूमंस ही पहले एप्स थे, और अपनी कंडीशंस, अपने जो भी कंडीशंस आती गई, प्रिवेलिंग कंडीशंस के हिसाब से हमने अपने आप हमारी बॉडी को चेंज किया, जिसके कारण
हमारी जो भी चेंजेस हुए हमारी बॉडी में, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में हमको दिखे। इट इज़ आवर ड्यूटी टू कंजर्व दिस डाइवर्सिटी। और ये हम ही लोग ह्यूमंस ही हमें इसको ख़राब करते हैं, पेड़ काटते हैं, डिफॉरेस्टेशन और लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन यानी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर देंगे, रूरल एरियाज यानी गांव को शहर में तब्दील यानी अर्बनाइजेशन बोलते हैं इसको, उसमें बदल देंगे, रोड्स काटेंगे, माउंटेन्स काट के वहाँ पर रोड्स बनाएंगे। इतनी सारी जो भी हम लोग कर रहे हैं मैन मेड एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़, इसके कारण जो डिज़ास्टर्स हो रहे हैं उसका हमारे से ज़्यादा ग्रेट इफेक्ट इस डाइवर्सिटी को पड़ता है। ऐसा नहीं होने देना चाहिए, हमारी ड्यूटी है कि हम इसको कंजर्व करें, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कम्स हियर, डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। डार्विन, चार्ल्स डार्विन वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, ही वाज अ बायोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट मतलब, बायोलॉजी मतलब क्या होता है, वो साइंस का एक ब्रांच। साइंस में कई ब्रांचेस होते हैं जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। जो अभी आप चैप्टर पढ़ रहे हो वो बायोलॉजी में आता है, ठीक है। बायोलॉजी मतलब जो लिविंग वर्ल्ड होता है उससे जितना भी रिलेटेड होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, वो सब बायोलॉजी में आता है। तो अभी जो आप पढ़ रहे हो वो बायोलॉजी। तो चार्ल्स डार्विन भी एक बायोलॉजिस्ट थे, स्टडीड न्यूमरस टाइप्स ऑफ plants and animals and suggested that only those organisms are likely to survive which can best adapt themselves to a changing environment। मतलब उन्होंने कई तरह के स्पीशीज के बारे में पढ़ा है, स्टडी किया है, एनालाइज किया है, तब जाकर उन्होंने ये एक चीज़ कंसेप्ट पेश किया है लोगों के सामने कि इस दुनिया में वही रह सकते, वही जिंदा रह सकते हैं जिन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट किया है एनवायरनमेंट के साथ, जिन्होंने खुद को अच्छे तरीके से चेंज किया है, ढाला है इस एनवायरनमेंट पे, वही जिंदा रह सकते हैं और कोई जिंदा नहीं रह सकता। डायनासोर्स जिंदा नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट करने में फेल हो गए, है ना। सो ये उन्होंने कहा था कि जो ओनली दोज ऑर्गेनिजम्स आर लाइकली सर्वाइव, वही सिर्फ जी सकते हैं विच कैन बेस्ट अडेप्ट, जो कि अपने आप को बिल्कुल बखूबी अडेप्ट कर सकते हैं। जो भी उनके एनवायरनमेंट पे चेंज हो रहा है उस हिसाब से जो अपने आप को अडेप्ट कर लिया जिसने, वही जिंदा रहता है। दिस इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो उनकी जो थ्योरी थी उसका नाम क्या था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मतलब जो फिट है सबसे ज़्यादा इस एनवायरनमेंट में, अपने आप को जिसने ढाला है वही सर्वाइव किया है, उसी का सर्वाइवल हो रहा है। स्टूडेंट्स, दिस इज डार्विन्स फर्स्ट प्रिंसिपल। डार्विन ने कई प्रिंसिपल्स लागू किए थे, उनमें से एक तो यही है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो अपने एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा अच्छा अडेप्ट कर लेगा वही जिंदा रहेगा। जिसने अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट नहीं किया वो नहीं बचा, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं, इफ एन ऑर्गेनिज्म इज बॉर्न विद अ न्यू बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक and is able to survive, this change is preserved in the next generation। See students, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म कुछ अपनी नई कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, ठीक है। अब मैं आपको इसका एग्जांपल किसका देती हूँ, ह्यूमंस का। जो होमो इरेक्टस था वो कैसे झुका हुआ था, वो थोड़ा सा स्ट्रेट था, बाकी वो झुका हुआ था। और फिर उसके बाद के जो आए, जैसे होमो सेपियंस की बात नहीं करूंगी, होमो सेपियंस जो कि आज के ह्यूमन मैन के जितना ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट था, ठीक है। तो उसने अपने अंदर कुछ चेंजेस लाए, कुछ नई कैरेक्टरिस्टिक शो करी, मतलब वो स्ट्रेट हो गया था और नॉर्मली जैसे हमारा माइंड डेवलप हो रहा है हुआ है वैसे उसका माइंड डेवलप्ड था। तो ये सारी उसने कैरेक्टरिस्टिक दिखाई अपने अंदर। अब उसके आने वाली जितनी भी जनरेशन होगी, जितनी भी पीढ़ियां होंगी, वो उसी के जैसी कैरेक्टरिस्टिक शो करेंगी। अब उसके बाद के मतलब हम ह्यूमन बीइंग्स, तो हमारी भी कैरेक्टरिस्टिक उसी से मैच होती है। किससे? होमो सेपियंस से। होमो सेपियन की बात नहीं कर रही हूँ, होमो इरेक्टस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं होमो सेपियंस की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं यही है कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक, अगर वही पीढ़ी चली आ रही है, उनमें से किसी एक ने अपनी कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर दी,
कुछ अलग चेंजेस उसने दिखाए। तो जब उसके बाद जो उसकी पीढ़ी चालू होगी वो भी वही चेंजेस दिखाएगी जो उस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ने अपनाई है। ठीक है, तो दिस इज डार्विन सेकंड प्रिंसिपल, और ये कौन सा प्रिंसिपल है? सेकंड प्रिंसिपल, एंड इज कॉल्ड द थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, और इस थ्योरी को बोला जाता है द थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो ये थी डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब जैसे कि हम एप्स से इंसान बनते हुए आए ना, जहाँ से हम आए हैं, जहाँ से हमारी शुरुआत हुई, जिस तरह हम लोग ने इवैल्यूएट यानी हमारी पीढ़ियाँ आगे बढ़ती गई नए नए चेंजेस के साथ, वो होता है इवोल्यूशन। नाउ वी विल सी क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब हम देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे क्लासिफाई करते हैं खुद को। ठीक है, Why are living things classified? Living things को क्यों क्लासिफाई किया गया है? इसका आंसर ये भी हो सकता है कि हमें ये समझना बहुत ज़रूरी था कि कौन कौन सी लिविंग थिंग्स जो हैं वो लिविंग है और कौन कौन सी नॉन लिविंग है ना। अब आपसे मैं पूछूं पेन लिविंग है कि नॉन लिविंग है, अगर आपको ये क्लासिफाई करते नहीं आया तो फिर क्या मतलब रह गया, है ना। तो इसलिए ज़रूरी था। Which are the criteria used for classification of plants and animals? कौन से क्राइटेरिया इस्तेमाल किए गए? इसका आंसर हम जब पैराग्राफ पढ़ेंगे तब हमको मिलेगा। ठीक है, सी इट इज डिफिकल्ट टू स्टडी एंड रिमेंबर ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन दिस डाइवर्स लिविंग वर्ल्ड एट द सेम टाइम। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमारी जानकारी के लिए तो बहुत ज़रूरी था कि हमको हर एक चीज़ का क्लासिफिकेशन पता रहे। कोई हमसे पूछेगा अरे बेटा ये रबर कौन सी ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है, तो आप बोलोगे क्या आपको पता भी नहीं है क्या? मतलब उस इंसान को पता होना ज़रूरी था, नहीं तो हमको सब बुद्धू समझेंगे, हैं। तो लेकिन इतनी सारी ऑर्गेनिजम्स है हमारी अर्थ में, क्या इतने सारे ऑर्गेनिजम्स का नाम याद रखना कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, क्या ये इजी होता हमारे लिए? नहीं होता। तो क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन दिस रिस्पेक्ट। तो इसमें कौन हेल्प करता है? क्लासिफिकेशन हेल्प करता है। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने अडेप्टेशन के बारे में पढ़ा, अब हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे चैप्टर का टाइटल ये है द लिविंग वर्ल्ड, अडेप्टेशंस एंड क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन की बात। तो क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। मतलब किसी क्लास में जब हम चीज़ों को डिवाइड करते हैं तो वो क्लासिफिकेशन कहलाता है। हमने पेन, पेंसिल, ह्यूमंस, प्लांट्स, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो पेन पेंसिल मेरी नॉन लिविंग क्लास में जाएगी और ह्यूमंस और प्लांट्स मेरी लिविंग क्लास में जाएंगी। ये होता है क्लासिफिकेशन। ठीक है, different scientists have used different criteria and independently classified plants and animals. जितने भी अलग अलग तरह के साइंटिस्ट आए हैं आज तक, बायोलॉजिस्ट एंड देन केमिस्ट्री में बायोलॉजी नहीं आता, जितने भी जैसे डार्विन आए थे, चार्ल्स डार्विन, इस तरह के जितने भी साइंटिस्ट आए हैं उन्होंने अलग अलग क्राइटेरिया यूज़ किया था। क्राइटेरिया मतलब अलग अलग जो भी बेसिस, क्राइटेरिया मतलब किस बेस में आप ठहरा रहे हैं, किस बेस में आप उसका खाना खाने का तरीका ले लीजिए, वो एक क्राइटेरिया होता है। अपने आप को रिप्रोड्यूस करने का वो एक क्राइटेरिया। ऐसे अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं कि किस बेस पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं एनिमल्स और प्लांट्स को। ठीक है, A hierarchy is formed in a classification that starts with the kingdom Animalia or kingdom Plantae. See, जो एनिमल्स होते हैं, अब यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, जो एनिमल्स होते हैं वो किंगडम एनिमेलिया और जो प्लांट्स होते हैं वो किंगडम प्लांटी। ठीक है, तो हिराची मतलब एक ग्रुप, हिराची इज द ग्रुप, एक ग्रुप फॉर्म किया गया था क्लासिफिकेशन के लिए। तो एक ग्रुप का नाम है एनिमेलिया, दूसरे का नाम है किंगडम प्लांटी। Further groups and subgroups are formed depending upon basic similarities and differences. और इसीलिए जैसे किंगडम प्लांटी, प्लांट्स के किंगडम प्लांटी में भी हमें बहुत सारे जो कि है और सब ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब उस पर बहुत सारे, मैं आपको कुछ भी ऐसे बता नहीं सकती, जैसे डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स ये भी होते हैं। ठीक है, आप इसी स्टैंडर्ड में उसको पढ़ने वाले हो। तो ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, दिस इज called the hierarchy of classification, और इसी को बोलते हैं the hierarchy of classification। ठीक है,
हिराची मतलब वो सिस्टम जिसके अकॉर्डिंग जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो उस हिराची ऑफ क्लासिफिकेशन के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि कौन से एनिमल ऑर्गेनिजम्स जाएंगे प्लांटी किंगडम प्लांटी में और कौन से जाएंगे किंगडम एनिमेलिया पर, ठीक है। एक बात बस याद रखना है कि किंगडम एनिमेलिया रहता है एनिमल्स के लिए और किंगडम प्लांटी रहता है प्लांट्स के लिए। सो अब हम पढ़ेंगे बायनोमियल नोमेनक्लेचर बाय कार्ल लिनियस। इमेजिन that there are 4 students with a name कबीर और किरण। देखो हमारी क्लास में सपोज 4 बच्चे हैं, एक या तो किरण, अच्छा चलो किरण ही ले लेते हैं, किरण, ठीक है। इन क्लासरूम में 4 बच्चे हैं किरण नाम के। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी वन ऑफ देम, हाउ वुड यू एंश्योर व्हाट अदर्स नो विच वन ऑफ देम यू आर टॉकिंग अबाउट विदाउट एनी कंफ्यूजन। तो आप कैसे बताएंगे कि आप, अच्छा आपकी क्लास में कई बार ऐसा होता होगा कि एक ही नाम के कई बच्चे रहते होंगे, तो मैम किसी एक को सरनेम से बुलाती होंगी, किसी एक को कुछ और से, है ना। तो कई बार लेकिन अगर हम एक नाम ले तो बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो इस तरह हम लोग अलग अलग नेम कई बार उसके सरनेम से भी बुलाते हैं। वी वुड टेल द फुल नेम, दैट इज द फर्स्ट नेम एंड द लास्ट नेम, है ना। हम लोग क्या करते हैं, कई बार टीचर्स क्या करती हैं, पूरा नाम बोलती, जैसे किरण शिंदे, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। दिस इज सिमिलर टू बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। और इसी तरह कुछ सिमिलर होता है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। सी स्टूडेंट्स, नोमेनक्लेचर मतलब क्या होता है? नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण। नामकरण करते हैं ना हमारे जब भी कोई घर में कोई बेबी होता है तो उसका नामकरण किया जाता है। अब इसी तरह जब बायोलॉजी में कोई भी नया इस लिविंग सिस्टम में कोई भी जब नया वो आता है, कोई भी स्पीशीज अगर नई आती है तो उसका हमको नाम रखना पड़ता है, नहीं तो हम पहचानेंगे क्या कि वो क्या है ना। तो उसका नाम हमें कैसे याद रहेगा? तो इसीलिए उसको एक नोमेनक्लेचर दिया जाता है, उसका नाम बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, बायनोमियल नोमेनक्लेचर उसको कहा जाता है। हम देखते हैं कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है। So students, write down the meaning of binomial nomenclature, two-term naming system. बायनोमियल, बाय मतलब 2 होता है, एक बात याद रखना, बाय मतलब 2, नोमियल मतलब नेम। जब 2 टर्म में हम किसी चीज़ का नाम रखते हैं बायनोमियल, जब बायनोमियल मतलब इतना याद रखो 2 टर्म्ड, जब हम 2 टर्म में यानी 2 स्पेलिंग्स या 2 टर्म बोल सकते हैं हम उसको, उस पर किसी चीज़ का जब हम नाम रखते हैं तो वो बायनोमियल कहलाता है। नाम रखना यानी नामकरण करना, दैट इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। अब हम देखेंगे कि किस तरह इतनी सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इनका बायनोमियल नोमेनक्लेचर किस तरह हुआ था, ठीक है। बायनोमियल नोमेनक्लेचर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई ईच ऑर्गेनिज्म। हर एक ऑर्गेनिज्म कोई भी इस दुनिया में रहे, हमको भले ही पता ना हो, लेकिन साइंटिस्ट के पास नाम रहते हैं जिसके थ्रू उसको पहचान सकते हैं। Accordingly, a scientific name has been assigned to each organism. और वो ऑर्गेनिज्म को ही कोई हम टॉमी, शेरू एंड मोती इस तरह के हम पेट्स के नाम नहीं देते हैं, एक्चुअली उनको हम साइंटिफिक नेम देते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, और उसके कितने पार्ट्स रहते हैं? 2 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज जेनस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 टर्म रहेंगे क्योंकि बायनोमियल है, बाय मतलब 2। द फर्स्ट पार्ट इज जेनस, जेनस मतलब जीन्स आया हुआ, ठीक है। एंड सेकेंड स्पीशीज, कौन सी स्पीशीज है, ठीक है, उसके बाद अब मैं आपको जेनस और स्पीशीज का एक डिटेल्ड मतलब बताती हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो स्टूडेंट्स, जेनस मतलब उसका जो प्लूरल फॉर्म होता है वो आप यहाँ पर लिखिए, जेनेरा। जेनस मतलब एक यानी सिंगुलर, और जेनेरा मतलब प्लूरल। सी स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर एक चार्ट देकर रखा है, उस पे आपको हिराची, मैंगो और ह्यूमंस इस पे बात करी गई है।
इसमें आपको जेनस और स्पीशीज दोनों ही शब्द मिलते हैं। एक्चुअली इन शब्द का मतलब क्या होता है ये इधर से ही पता चलेगा। एक दे रखा है मैंगो, दूसरा दे रखा है ह्यूमन, और यहाँ पर है हिराची। हिराची मतलब मैंने ग्रुप जिसके बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब उस पे हिराची में कितने रहते हैं पांच, आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 रहते हैं, ठीक है। कितने रहते हैं? 7 रहते हैं। उसमें जो फर्स्ट रहता है वो रहता है किंगडम, इट इज कॉल्ड एज किंगडम। और जो सेकेंड फर्स्ट रहता है वो किंगडम रहता है, सेकेंड रहता है फाइलम, उसको हम फाइलम नहीं बोलते, उसको हम हिलम बोलते हैं, ठीक है। क्लास, एंड क्लास कौन सी है? ऑर्डर। ऑर्डर मतलब क्लास में कौन, जैसे हम क्लास में सेक्शंस रखते हैं, राइट, तो उसी तरह क्लास में भी एक सब डिवीजन होता है ऑर्डर। अब ऑर्डर में कौन सी फैमिली से आया हुआ है, मतलब उसके जो बाकी सारे भाई बंधु रहते हैं वो कौन सी फैमिली से आए हुए हैं? जेनस का वर्ड आया। जेनस फैमिली और स्पीशीज के बीच में रहता है। जो जेनस वर्ड होता है उसका मतलब होता है कि फैमिली का सब डिवीजन, फैमिली का सब डिवीजन। देखो फैमिली में भी आप देखोगे तो एक फैमिली अगर रहती है तो उस पे भी, अगर आपके दादाजी हैं तो दादाजी के 2 बेटे, ठीक है। अब एक आपके खुद के पापा और एक आपके या तो चाचा लगेंगे या तो ताऊजी लगेंगे, ठीक है, इस तरह। अब उस फैमिली में भी 2 सब डिविजन हो गए, वो हो गए जेनस। और फिर स्पीशीज, मतलब उस स्पीशीज, अब जेनस में भी स्पीशीज होती है। कई बार कोई लोग सेम सेम दिखते हैं तो वो सब एक ही तरह की कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, एक ही जैसे होते हैं, कई तरह के, उसको स्पीशीज बोलते हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत डिफरेंस रहती है, बाकी जो दिखते हैं वो सेम टू सेम, मतलब थोड़ा सिमिलर ही होता है। तो ये होता है हमारा हिराची। हिराची के अंदर इतने सारे ग्रुप्स। अब मैंगो का किंगडम कौन सा? प्लांटे। प्लांटे मतलब प्लांट्स का। और जो उसका जो सेकंड ग्रुप है फाइलम, एक्चुअली हम उसको हाइलम, मतलब एक्चुअली वो इंग्लैंड, ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में दोनों में अलग है, थोड़ा कन्फ्यूजन, ठीक है। उसको इंग्लैंड में कैसे बोलते हैं? फाइलम, और अमेरिका में आप जाते तो उसमें वो प खा जाते हैं, वो हाइलम ही बोलते हैं, ठीक है। तो मैं फाइलम बोलूँगी क्योंकि हम लोग बेसिकली इंडियन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश एक ही है। फाइलम, उस पर मैंगो का जो है सेकंड जो है उसका फाइलम ग्रुप, उस पर एंथोफिला, एंथोफिला इज द फाइलम ग्रुप ऑफ मैंगो। और वही ह्यूमंस केस पे ह्यूमन एनिमेलिया किंगडम में आता है, यानी वो एनिमल है। और जो उसका फाइलम है वो है कॉर्डेटा। क्या है? कॉर्डेटा। क्लास कौन सी है? क्लास डाइकोटिलिडन। कौन सी क्लास है? डाइकोटिलिडन। डाइकोटिलिडन स्टूडेंट्स बता दूं कि जिस मतलब हम मैंगो का है, मैंगो का हम जो बीज होते हैं, मतलब उसके जो सीड्स होते हैं उसको हम, उनके कॉटिलिडन्स होते हैं सीड्स में, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो डाइकोटिलिडन है। और ह्यूमन है मेमेलिया। ह्यूमन क्या है? मेमालिया। एक्चुअली वो मेमाल होता है, उसको मेमेलिया कहा जाता है। अब ऑर्डर, ऑर्डर इसका है सेपिनजेल्स, सेपाइंडल, ठीक है। और ह्यूमन है प्राइमेट्स। ह्यूमन प्राइमरी आता है, प्राइमरी एक लिविंग बीइंग है इसलिए वो प्राइमेट्स। फैमिली है एनाकार्डियेसी, एनाकार्डी। और ह्यूमन वो है होमिनिड, होमिनिड। और वो उसकी फैमिली हुई। अब फैमिली में भी वो चाचा तो है कि पापा का है, वो कैसे पता चलेगा? तो वो होता है मैंगीफेरा, मैंगीफेरा, मैंगो मैंगीफेरा। ह्यूमन होमो, ह्यूमन होमो। स्पीशीज, मैंगो की स्पीशीज होती है इंडिका, एंड ह्यूमन की सेपियंस। आपको पता है मैंने आपको हमेशा से होमो सेपियंस सेपियंस के बारे में बताया कि जो होमो सेपियंस होते थे, माने ह्यूमन सेपियंस। होमो मतलब उसका जेनस, उसके जैसे दिखने वाले ना, वो सेपियंस थे। मैं आपको बताई कि सेपियंस और ह्यूमन से जो माइंड डेवलप है, कई कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती जुलती है, इसीलिए वो स्पीशीज में आया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जेनस और स्पीशीज दोनों का मतलब पता चल गया कि वो कहाँ इस्तेमाल में आता है। तो ये जो बाकी सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड नहीं करता बायनोमियल नोमेनक्लेचर, सिर्फ वो स्पीशीज और जेनस उसके ऊपर डिपेंड करता है।
क्योंकि वही अलग होते हैं, बाकी कभी कभी कोई चीज़ सेम हो सकती है. All identified organisms have been assigned a binomial name as per the guidelines of the International Code of Nomenclature. Underline this. Yes, students. International Code of Nomenclature. इसके तहत उनको अलग अलग गाइडलाइंस में उनको अलग अलग जगह उसको क्लासिफाई किया गया है, अलग अलग नेम से. बाइनोमियल नेम, बाइनोमियल यानी साइंटिफिक नेम दिया गया है हर चीज़ को. ऑल द ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ स्पीशीज आर सो सिमिलर. हर एक ऑर्गेनिज्म, हर स्पीशीज का इतना सिमिलर होता है दैट इररेस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंसेस इन कलर, हाइट, हैबिटेट एंड हैबिट्स, दे कैन रिप्रोड्यूस अमंग देमसेल्व्स एंड फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स लाइक देमसेल्व्स. अगर दो कोई जैसे कि कोई अलग अलग दिखने वाले हो और वो रिप्रोड्यूस कर ले तो उसमें से एक नया भी इंडिविजुअल बन सकता है. वो एकदम सेम दिखते, कई बार तो हम उसको पहचान भी नहीं पाते कि अरे हाँ, लिजर्ड्स में भी अलग अलग स्पीशीज होती है लेकिन हम पहचान नहीं पाते है ना, देखने में तो एक ही जैसे दिखती है. स्नेक्स में बहुत सारी वैरायटी रहती है, बाप रे इतनी सारी, कोई येलो ऑरेंज है ना, लेकिन वो सब एक ही थाली के चट्टे पट्टे. नाउ फॉर एग्जाम्पल, all domestic cats in the world belong to the same species. इस दुनिया की जितनी भी domestic cats हैं, मतलब जिसको पाला गया हो, वो तो एक ही species से belong करती हैं. The same is true in the case of animals like hen, cow, dog, etc. और यही सब चीजें true है किस पे? कुछ animals जैसे कि hen है, cow है, dog है ना, इस तरह में. And plants like mango, wheat, maize, etc. और जैसे कि प्लांट्स भी हो सकते हैं, मैंगो हो सकता है, वीट हो सकता है, मेज हो सकता है, इन सब में भी कई ऐसे हमको देखने के लिए मिलते हैं कि कई सारे स्पीशीज हमको दिख जाते हैं, हम पहचान भी नहीं पाते हैं. तो यहाँ पर हमने अपना बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बाय कार्ल लिनियस कर चुके हैं, कार्ल लिनियस, और बाकी सब में हम भी कर चुके हैं ये सब. अब हमारे पास एक बचा है. Following are some examples of organisms from kingdom Plantae and Animalia classified the binomial method of nomenclature. अब यहाँ पर आपको कुछ लिविंग थिंग्स के साइंटिफिक नेम देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल द डॉग, डॉग का नाम रहता है कैनिस ल्यूपस फेमिलियरिस. ओके, इसमें स का साउंड बहुत आता है, कैनिस ल्यूपस फेमिलियरिस. काउ, बॉस टोर्स, Bos taurus. Hibiscus, Hibiscus rosa sinensis, Hibiscus rosa sinensis. Jawar, Sorghum bicolor, Sorghum bicolor, Sorghum bicolor. तो जवार को हम sorghum बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है. Find out the scientific names of other animals, plants in your surroundings and discuss in the class. आपको ये सब क्लास में डिस्कस करना है. मैं आपको एक नेम देती हूँ, फिश. इसका आपको साइंटिफिक नेम सर्च करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है. ओके, नेक्स्ट, यहाँ पर आपको जो इमेज दिखती है वो दिख रही है, हम उसको एक बार वो कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं. तो मैं आपको जो बता रही थी कि जो फ्रॉग रहता है उसकी टंग कैसी रोल रहती है, वो इस तरह आपको दिख सकती है यहाँ पर इमेज में. ओके, 29th April is observed as World Frog Protection Day. 29th April is observed as a World Frog Protection Day. Killing or harming frogs is prohibited by the World Wildlife Protection Act. तो ये आपके कुछ जनरल नॉलेज के लिए था कि 29th अप्रैल वर्ल्ड फ्रॉग प्रोटेक्शन डे के लिए इस्तेमाल होता है. तो इस वक्त किलिंग और हार्मिंग फ्रॉग्स इज प्रोहिबिटेड बाय द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है. इसीलिए जो डॉक्टर्स भी होते हैं जो कि स्टडी करते हैं उसका डिस्टिंक्शन करके, उनको भी एक ही मॉडल दिया जाता है, वो कि उसको ही आप उनको चेक करना पड़ता है, वो भी बैंड है. स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर नंबर 1, द लिविंग वर्ल्ड, अडैप्टेशंस एंड क्लासिफिकेशन. होप यू हैव अंडरस्टूड द लेसन. इफ स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट्स देन प्लीज टेल मी. ओके, I am there with you to help you and support you at any time. With this we have completed the chapter, and now next video will be uploaded on the exercises, and then after completing this chapter, plant structure and function, we will conduct a test and you have to solve it and then write the answers in the comment section and comment me. I will definitely check it. Okay then students, bye bye. Please practice all what I have said and find out the biological name of fish, that is Aratus, and the second word you should know. Okay,
पहला वर्ड तो एर्टस है, ऑर्टस, और सेकंड वर्ड जो है वो आपको ढूंढना है, ठीक है। बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। ओके चलो बाय।